उत्पल राय जी, जिले के मुख्य विकास अधिकारी जी, मुख्य एडिशनल एसपी साहब, और जो हमारे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जो हमारे छोटे छोटे व्यापार करने के लिए जिनको मदद मिली है, ऐसे तमाम भाइयों को, भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैंने कई बहनों से पूछने की कोशिश की, क्या आपको सच में मकान मिल गया है, क्या आप सच में मकान में रहने लगी हैं? और आनंद का विषय ये है, अच्छी बात ये है कि उसमें से सब ने ये कहा कि हाँ भैया मकान मिल गया है, मैं मकान में रहने लगी हूँ या रहने लगा हूँ। ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को, ऐसे बेघर लोगों को जिनके सिर पे छत नहीं थी, कई वर्षों से जो एक अच्छा मकान देने का, उनके जीवन को बेहतर बनाने का जो एक भगीरथ प्रयास चल रहा है, वो फलीभूत होता दिख रहा है। हम लोग भी शहरी क्षेत्रों में, चूंकि हमारी अपनी जिम्मेदारी है नगर विकास मंत्री के रूप में, तो शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह के लाखों मकानों बना करके लाभार्थियों के चरणों में हम लोग अर्पण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में ये काम लगभग पूर्ण हो जाए। हम लोग इस निष्ठा के साथ, इस उद्देश्य, इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि अब ये निरंतर चलने वाला कोई काम नहीं है। ये काम ऐसा है कि जिसको एक बार दे करके हम ये एक बार डिक्लेयर कर सके कि हाँ, अब इस देश में कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके सिर पे छत नहीं है। उस दिन को मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी ये इच्छा है कि बहुत जल्दी हम इस स्थिति में पहुंच जाए। उसी प्रकार जो हमारे स्वनिधि योजना है, जिसके तहत हम छोटे व्यापारियों को पहले 10,000 देते हैं, फिर 20,000 देते हैं। अगर उन लोगों ने थोड़ा ऑनलाइन बिजनेस अपना बढ़ा लिया तो उसमें उसकी जो इंटरेस्ट की जो समस्या वो होती है, वो भी कम हो जाती है, तो उस तरह से उनको थोड़ा और लाभ मिल जाता है। मैंने उनसे भी पूछा कि आपको क्या किस्त मिल गई 10,000 की, 20,000 की, तो ज्यादातर लोगों ने कहा अभी भी हिला रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ मिल गई। और इतनी खुशी की बात मुझे और अच्छी लगी कि अलग अलग प्रकार के रोजगार में उन लोगों ने अपने जीवन को, उसमें किसी ने मोबाइल बनाने की बात, कोई मोबाइल बनाते हैं, आप बनाते हैं, उसमें किसी ने नारियल बेचने की बात किया, तो अन्य तमाम तरह के इस तरह के नौजवानों को उनके हाथ में हुनर देख, जिनके पास जैसा हुनर हो वैसा रोजगारी देने का भी एक माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था, जिसका अभी परिणाम पूरे देश में छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे नगर पंचायतों में आता दिख रहा है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी निरंतर इस काम में, निरंतर इन योजनाओं का लाभ हमारे छोटे से छोटे कस्बों में, छोटे से छोटे गांवों में, शहरों में, नगरों में कैसे पहुंचे, उसके लिए दिन रात उनके नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत संतोष है कि ऐसी सारी योजनाओं का परिणाम हमारे लाभार्थियों को मिलने लगा है। आज के कार्यक्रम की बात करूं तो मऊ में बहुत पैसा आवत था, ठीक है ना, बाहर ना घर जाई, लेकिन पैसा बहुत आवत था, और वो कब सदुपयोग होने के चाहिए। देखिए, मऊ की समस्याएं दो रही है। एक तो ये कि मऊ की जो छवि थी बहुत खराब थी, आप जानते हैं कैसे खराब थी, क्यों खराब थी, किसने खराब किया था। इसलिए कोई अधिकारी मऊ में पैसा भेजना नहीं चाहता था, क्योंकि पैसा जाएगा, यहाँ लुटहास होगी उसकी, यहाँ बिना काम किए उसका बिल बन जाएगा, किसी के पॉकेट में पैसा चला जाएगा, और इंक्वायरी होगी तो कौन फंसेगा? अधिकारी फंसेगा, जिसने लखनऊ से भेजा, जिसने मऊ से भेजा। इस डर के कारण कोई यहाँ मऊ में कोई पढ़ता ही नहीं था कि यार बाकी 74 जिले हैं, वही खर्चा कर दो, मऊ में जितना कम भेजने से काम चलता हो उतना कम भेजने का से काम चला दो। अब ये पहली बार हुआ है मित्रों, पहली बार हुआ है
कि आपको मैं अगर मुझे एक कागज दिया हमारे कर्मचारियों ने कि साहब इतना इतना काम हुआ है, आप पढ़ के बता दीजिए, अगर पढ़ने लगूंगा तो आधी रात हो जाएगी। इतना काम हुआ है, एक एक गांव में, एक एक शहर के एक एक मोहल्ले में। जल निकासी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 60 काम, 13-14 करोड़ रुपए के लगभग 60 काम यहाँ मंजूर हम लोगों ने किए। हमारे अभी आते हुए माननीय अध्यक्ष जी एक पोखरा देख रहे थे और कह रहे, हमको गाड़ी में बैठे बैठे कहे कि अभी कह रहे थे कि 5 गुना काम कराना है, तो उसी 5 गुना के तहत वो काम बता रहे थे कि भाई साहब इस तालाब का भी सुंदरीकरण हो जाता तो अच्छा होता। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे तालाबों का सुंदरीकरण का कार्य हमने मंजूर कर दिया है मऊ के, जिसका आधे दर्जन है, कहाँ गए ईओ साहब? 9 है, देखिए उससे भी ज्यादा है। तो 9 जो और पूरे मऊ के अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें कलेक्ट्रेट का भी है, एक यहीं का है, बगल का है, तो शायद वही हो जो आप दिखा रहे हैं वही है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारी नजर में नहीं है, और जो नजर में नहीं है वो नजर में लाना किसकी जिम्मेदारी है? आप लोगों की। इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। तो कुछ भी इस तरह का हो, कोई मर्यादाएं नहीं है। राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, हम लोगों को पर्याप्त स्वतंत्रता है, जितना हम चाहे जिस जिले में और आवश्यकता के हिसाब से, जिस निकाय में, जिस नगर पंचायत, जिस नगर पालिका में हम चाहे तो वहां की कार्य योजना बना करके और हम उसे मंजूरी दे सकते हैं। और उसी तरह से हम निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक हम लोग काम कर रहे हैं। कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ क्या आवश्यक। कई निकाय ऐसे भी है कि जो पिछले कई वर्षों का, देखिए मऊ की समस्या ये थी कि ऊपर से पैसा भेजने में लोग डरते थे, क्योंकि यहाँ गड़बड़ होगी और फंसेंगे हम। कई निकाय ऐसे हैं कि ऊपर से पैसा आ गया लेकिन वहां के स्थानीय अधिकारी खर्च करने में डरते थे कि यहाँ ऐसे ज्यादा लोग बैठे हैं कि हम जैसे ही टेंडर निकालेंगे आकर के कहेंगे भाई टेंडर तो फलाने कोई मिलना चाहिए, काम तो फलाने कोई ठेकेदार कोई मिलना चाहिए, और उसमें हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो उस चक्कर में ना टेंडर निकालते थे, ना काम करते थे, पैसा वैसे का वैसे पड़ा रहा। आप मानोगे नहीं कि लगभग 1000 करोड़ रुपया हमारे विभिन्न निकायों में, विभिन्न नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों में इस तरह से अनयूज पड़ा हुआ है, इस तरह से जाकर के वहां ब्लॉक होकर के रखा हुआ। तो दोनों तरह के किस्से थे। मऊ में अब एक विकास की लहर शुरू हुई है। मऊ में आज विकास का सारे काम आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल की मैं बात करूं, जब से मैं मंत्री बना हूं और मऊ एक नगर के रूप में मेरी जिम्मेदारी बनी है, इसका विस्तार हुआ। विस्तारित क्षेत्र में मऊ वालों को शायद ईर्ष्या भी हो रही होगी। अभी हमको अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई साहब ये बड़ा गांव और खुरहन की तरफ लाइट लग गई, हमारे गाजीपुर की वाले रोड पे लाइट नहीं लगी। तो उसका एक कारण ये भी है कि आने वाले दिनों में उसका भी हम लोग लेंगे, लेकिन मेरे मन में था कि उसका पहले चौड़ीकरण कर लिया जाए और फिर लाइट का काम किया जाए, क्योंकि एक बार लगाओ फिर निकालो, फिर वो पैसा दुर्व्यय होता है। अभी मुझे याद आया कि क्यों उसको हमने रोका हुआ है। चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट भी हमने बना करके अपने विभाग में पीडब्ल्यूडी में दिया हुआ है। ईश्वर चाहेगा तो इस साल वर्तमान वर्ष में वो भी मंजूर हो जाए। आज ही मैंने बड़ा गांव से शुरू करके 8 करोड़ रुपए का लगभग एक सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। फिर मधुबन में लगभग 31 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। बहुत बड़ा नाले की वहां आवश्यकता थी। और यहाँ मऊ में इस समय जब मैं बोल रहा हूँ, आप बाहर आपने देखा होगा जो शिलापट लगे हुए हैं, उसमें लगभग 29 करोड़ रुपए के मऊ के काम और बाकी 3 करोड़ रुपए के अगल बगल के हमारे अन्य निकायों के काम, कुल मिलाकर के लगभग 26 करोड़ के मऊ के काम और 3 करोड़ के अन्य निकायों के काम। इस प्रकार कुल 29 करोड़ रुपए के काम आज या तो शिलान्यास हुआ है या तो उनका लोकार्पण हुआ है। मऊ में कुछ और काम जिनका इन कागजों में इतना हम लोग उल्लेख नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं,
पर्यटन विभाग को हमने कहा था कि अपने जो गाय घाट में जो महादेव का मंदिर है, जिसको अब मऊ महादेव कहा जा रहा है, जहां हमने सेल्फी पॉइंट बनवाया है, उस मंदिर का भी का जो नदी का जो तट है उसका सुंदरीकरण हो जाए, घाट बन जाए। आने वाले दिनों में मेरे खुद की मन, अभी मैं देख करके भी आया उस चलते हुए काम को, मेरी मन की इच्छा है कि उसमें एक रिवर फ्रंट जैसा काम हो जाए, जो मऊ के लोगों के लिए एक आनंददायक अनुभव होगा। अगर वो काफी लंबा पट है नदी का, उसका वर्तमान में तो काफी गंदा है, लेकिन उसका सुंदरीकरण हो सकता है। कई जगह ऐसा काम हुआ है। तो ऐसे तमाम काम है जिन पे हमारी नजर है। गांव की सड़कें, अभी बड़ुआ गोदाम से बंदेरी वाली सड़क भी इस वर्ष हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भी बन जाए, काफी खराब हो चुकी है। इस तरह की बहुत सारी काम है जो हमारे ध्यान में है। और एक जो सबसे बड़ा काम जो मेरे मन में है लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है, उन्हीं कामों में मैं उसकी बात करूं उसके पहले, आप यहाँ जहां बैठे हैं इसकी हालत कितने लोगों ने इसके पहले देखी थी, देखा था कितनी खराब थी। आज जहां आप बैठे हैं, ये तो मैं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से लगभग एक हफ्ता पहले यहाँ आ गया। मुझे आना था एक हफ्ते बाद, लेकिन चुनाव डिक्लेयर होने की संभावनाएं बन गई, उसमें भी और भी कई कारण आ गए, तो मैं एक हफ्ता पहले मैं आ गया। नहीं तो ये और सुंदर दिखता आपको। अभी इसमें जो काम बाकी है, वो जहाँ जो जिन कुर्सियों पे आप बैठे हैं वो अभी टेम्पोरी कुर्सी लगाई गई है, सोफे लगाए गए हैं, वहाँ पक्की परमानेंट कुर्सियां लगनी है। एसी का देखिए जगह बना करके छोड़ी हुई है, एसी की टेस्टिंग और लगाने का काम चल रहा है, ये भी काम हो जाएगा। मंच पे भी मुझे लगता है कारपेट वारपेट का काम, अभी सुंदरीकरण का काम बाकी है। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन एक ये अच्छे मीडियम साइज के ऑडिटोरियम का काम हमारे नगर में नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने बहुत शुरुआत के दिनों में एक बार हम जिला पंचायत में जाते थे, आपको याद है, तो 25-30 आदमी 40 आदमी मुश्किल से उसमें आ पाते थे। ये 250-300 लोगों के बैठने की जगह वाली एक जगह बन गई है, तो फिलहाल काम हमारा चलेगा। लेकिन इससे मुझे संतोष नहीं है, बस जमीन की थोड़ी औपचारिकताएं बाकी हैं और भगवान चाहेगा तो निकाय के चुनाव के बाद आकर के हम उसका भी शिलान्यास और भूमि पूजन इसी प्रकार से करेंगे। वो एक ऐसा ऑडिटोरियम बनेगा कि इन कई जिलों में उस तरह का ऑडिटोरियम शायद आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो इस प्रकार ये सारे कार्य हम लोगों के हाथ में है, ध्यान में है। लेकिन जो सबसे बड़ा और आवश्यक कार्य है वो है, मैं आज मधुबन गया था, वहां भी मैं ये बात कह के आया हूं कि लोगों को रोजगारी देने का, लोगों के, नौजवानों के हाथ में आगे बढ़ने के अवसर देने का। यहाँ आप जानते हैं कि वर्षों से मऊ, अगर पूरे पूर्वांचल की मैं बात करूं तो मऊ एक अच्छा खासा औद्योगिक या व्यापारिक केंद्र माना जाता था। हम लोग पढ़ते थे तो किसी का हाथ पैर टूटता था, बच्चे खेलते कूदते थे तो क्या लगाया जाता था, कि कोई बताएगा? नुरानी तेल। नुरानी तेल यहाँ का मऊ का एक बड़ा ही प्रसिद्ध तेल हुआ करता था। कौन किसका था मुझे उतनी याद नहीं है, लेकिन नुरानी तेल यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध तेल माना जाता है। उसी प्रकार से मऊवाली साड़ी, मऊ की बनी हुई लुंगी, मऊ की बनी हुई लुंगी साउथ तक पहनी जाती थी। अब तो खैर लुंगी पहनने का चलन ही कम हो गया, लेकिन कहीं भी वो 4 खाने वाली लुंगी दिखती थी तो लोग समझ जाते थे कि मऊ में बनी हुई है। बाद में लुंगी पहनना कम हो गया, लुंगी अभी जो पहनते होंगे। तो इस प्रकार मऊ जो है एक पूर्वांचल का तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से था। मैं तो कहूंगा कि यूपी का एक अच्छा खासा औद्योगिक या व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। मऊ से अगर आप मुबारकपुर की तरफ चले तो बनारसी साड़ी का एक बहुत बड़ा हमारा व्यापार था। बनारसी साड़ी के नाम से जो साड़ियां प्रसिद्ध है उनमें से 40% साड़ियां लोग बताते हैं कि मुबारकपुर के आसपास के इलाकों में बनती है। कुछ और बनारस, मिर्जापुर, भदोही में भी बनती है, चंदौली में बनती है, लेकिन मुबारकपुर भी एक बड़ा केंद्र। तो कुल मिलाकर के मऊ से मुबारकपुर का जो पूरा बेल्ट है एक अच्छा खासा व्यापार का केंद्र हुआ करता था। दुर्भाग्य से
पिछली सरकारें, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 में आई, उसके पहले ये सारा का सारा व्यापार, सारा का सारा जो व्यापारिक प्रवृत्तियां थी वो मृत प्राय हो गई, मर गई, उन्हें मार दिया गया। अपनी जो कताई मिल थी, जो कोऑपरेटिव मिलें थी, चाहे स्वदेशी की बात करें चाहे परदा वाली की बात करें, दोनों मिलें बंद पड़ गई। हम लोग जब पढ़ते थे, मैं तो 10वीं कक्षा 9वीं कक्षा 11 12 सब यही से किया हूँ बस स्टेशन पे रह के। तो मुझे याद है कि कई बार परदा मिल में काम करने वाले रिश्तेदारों के घर हम लोग आया जाया करते थे, खाने पीने चाय पीने। तो कितना वाइब्रेंसी मऊ में, उसके चलते हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन बीच की जो सरकारें आई, उन्होंने हजारों लोगों को रोजी रोटी देने वाले ऐसे अपने व्यापार को का गला घोट करके मार दिया। कोई न कोई कारण से वो सारे के सारे बंद पड़े। परदा मिल की बात करूं तो लगभग यही जहां हम लोग इस समय बैठे, इसके नजदीक ही परदा मिल की लगभग 85 एकड़ जमीन वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से अनुपयोगी पड़ी हुई है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उसकी मशीनें काट खा रही हैं। मैं जब एमएलसी बना तो ये सारी जो मैंने अभी तक कहा, रोड, रास्ता, रेलवे, बस स्टेशन बनवाया गया, रेल चलवाई गई, अस्पतालों में जो करना था वो किया गया। कोरोना का टाइम उस समय था, तो अस्पतालों में मशीन से लेकर के दवाएं देने तक तमाम कार्य हुए हैं, किया गया। लेकिन मैं इस काम के पीछे जब से मैं एमएलसी बना हूं और राजनीति में आया हूं, फिर बाद में मंत्री बन गया, तब से मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरी मन में इच्छा थी कि ये काम हो जाए। तो मैंने सरकार में प्रयास किए अपने स्तर पे, अधिकारियों के स्तर पे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बातचीत हुई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, उस समय भी हमने मंच से उनको निवेदन किया। अब जाकर के वो बात किनारे लगी है, और किनारे इस प्रकार से लगी है, आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि परदा मिल की जो 85 एकड़ की जमीन जो बंजर अनुपयोगी पड़ी हुई थी वर्षों से, वो इसलिए पड़ी हुई थी कि कई हमारी संस्थाएं होती हैं, जब व्यापारिक मिल चलती है तो उसके किसी बैंक का लोन बाकी रह जाता है, किसी सरकार का कोई लेन देन बाकी रह जाता है, कहीं टैक्स बाकी रह जाता है। तो इस प्रकार कई 100 करोड़ रुपए का सरकार का उनके ऊपर वो बाकी बोल रहा था, और उसी प्रकार सरकार को, ये मिल को, कुछ वित्तीय संस्थाओं को भी कुछ पैसे देने थे। इसी कारण से उसका निर्णय नहीं हो पा रहा था। हमने सरकार में कहा कि भाई इतना छोटा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, कुल मिला के 400-500 करोड़ रुपए की बात है, कृपा करके निपटारा करिए इसका। हमारे अधिकारियों ने भी सहयोग किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो सारा का सारा निर्णय, हमें कुछ हफ्ते पहले जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें वो निर्णय हो गया है। और अब सरकार ने कहा है कि ये जो 300-500 करोड़ रुपए या तो सरकार का जो था उसको सरकार माफ करेगी, माफ कर रही है, और जो अन्य संस्थाओं को देना था वो सरकार अपने खजाने से उन संस्थाओं को वो पैसा दे देगी। इस प्रकार ये जमीन जो है भार मुक्त हो गई, कर्ज मुक्त हो गई, और उस कर्ज मुक्त हुई जमीन पे हम लोग एक बहुत बड़ा विशाल औद्योगिक संकुल बनाएंगे। ये निर्णय माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के कैबिनेट ने अभी 2 सप्ताह पहले लिया, जिसकी मैंने उस समय भी घोषणा किया था। एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है मऊ में, और उसमें आप लोगों के आशीर्वाद से सैकड़ों फैक्ट्रियां लगेंगी, हजारों करोड़ रुपए का निवेश होगा, और कई हजार लोगों को मैं मानता हूं कि रोजगारी के अवसर मिलेंगे। हमारे नौजवानों को घर बैठे काम करने का अवसर मिलेगा। इसी प्रकार का एक और काम हम लोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो है पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बनी है, और ये गोरखपुर एक्सप्रेस वे जो बनी है, इसके इर्द गिर्द भी औद्योगिक इकाइयां लगाने का, उनकी जमीनें जहां मिल सकती हैं वहां लेकर के पूरे पट्टे में, यहां से मऊ से लेके मान लीजिए बनारस तक का, या आजमगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस तक का, और इधर से यहाँ से गोरखपुर का जो मार्ग है, कितने बढ़िया मार्ग बने हैं। उनके दोनों तरफ अगर औद्योगिक इकाइयां लग जाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन जाए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाए, पट्टी बन जाए औद्योगिक, तो कितने हजार लोगों को ये काम मिलेगा। तो ये एक काम इस दिशा में हम लोग करने की सोच रहे हैं,
और ये करना इसलिए संभव दिखाई दे रहा है कि मऊ की जो छवि थी और उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, एक गुंडा राज की, कि भैया वो कौन जाएगा मऊ में व्यापार करने, पता नहीं कब आके कब फिरौती मांगने लगे लोग। बाहर वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाहर वाला क्यों आएगा अपना यहाँ सर खपाने। लेकिन माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री काल में उनके 5 साल की का जो तपस्या भरा जो कार्यकाल रहा और इस बार का भी जो 1 साल बीता है, वो स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसे तत्वों को हम लोग जो है कंट्रोल करेंगे, ऐसे तत्वों को हम लोग अंकुश में लेंगे। हर प्रकार से उनके ऊपर नजर रखी जाएगी, चाहे वो खुद हो चाहे उनके समर्थक हो, सभी पे हम नजर रखेंगे। और इस प्रकार जो लोग निवेश करने वाले लोग हैं, जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं, व्यापार में जो क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनको संपूर्ण सुरक्षित वातावरण और एक अच्छा सरकारी काम करने का माहौल हम लोग देंगे, तब जाकर के मऊ में उद्योग लगेंगे। इसका एक उदाहरण में, जैसा मैंने बताया कि अब निर्णय हो गया है, यहाँ औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए जमीन हम लोग प्रधान मिल की दे देंगे। पूरे राज्य की अगर बात करूं तो अभी पिछले महीने आपने सुना होगा कि जो हमारी इन्वेस्टर समिट हुई थी, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें 33.50 लाख करोड़ रुपए का, इसने यह आंकड़ा सुना भी नहीं होगा अपने जीवन में, इतना लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा 33.50 लाख, 33.5 यहाँ 35 मान लीजिए सुविधा के लिए, 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने के हमारे कमिटमेंट आए हैं, लोगों ने वायदे किए। उन्हीं में से बहुत सारा निवेश मऊ जिले में भी होगा, उन्हीं में से बहुत ज्यादा बलिया में होगा, आजमगढ़ में होगा, गाजीपुर में भी होगा, तमाम जिलों में होगा। तो एक ये जो वातावरण बदला है, उस वातावरण का लाभ हमें मऊ के लोगों को भी लेना है। इसलिए हम सब, अगला जो काम है हमारा आपका, तो ये है कि जैसे मऊ में बताया कि एक औद्योगिक जिले के रूप में, व्यापारिक जिले के रूप में जाना जाता था, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी मऊ का अपना एक बहुत अच्छा स्थान हुआ करता था। यहाँ का, मैं क्योंकि उसमें पढ़ा हूँ इसलिए नाम ले रहा हूँ, बाकी लोग बुरा ना माने कोई दूसरे में पढ़े हो तो। डीएवी इंटर कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो यही कहूंगा डीएवी सबसे अच्छा था। हाँ, आप भी पढ़े हैं डीएवी में, लेकिन जो लोग जीवन राम मुस्लिम में पढ़े वो भी दुखी ना हो। कुल मिलाकर के मऊ में पढ़ाई का स्तर अच्छा था। अपने अन्न से हमारे गरीबों का पेट पालने में हम सफल हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के चलते। तो इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है, हमारा प्रदेश सुरक्षित है। हमें अपना काम करना पड़ेगा। मैं चूंकि मऊ का बेटा हूँ, मऊ का भाई हूँ, आपका संतान हूँ, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि आप इतना जरूर करिए कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। जिस किसी क्लास में नकल मरा के पास कर देगा, ITI ना भयल तो कहीं से कहीं सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर ले लेगा, पॉलिटेक्निक में जुगाड़ कर ले लेगा, इसमें इस मनोवृत्ति से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छे से जब पढ़ेगा तो उसी बच्चे को, जो लोग यहाँ से विदेश, पहले हम लोग जब पढ़ते थे, हमारे साथ 1-2 लड़के थे, तो उनसे कोई पूछता था कि आपका सपना क्या है। हमको तो बहुत, उस समय गांव से आते थे, बहुत सपना अपना शब्द ही हम कम बोलते सुनते थे। कुछ बच्चे थोड़े स्मार्ट थे तो उनसे लोग पूछते थे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वो बच्चे कहते थे हम विदेश जाना चाहते हैं। बहुत से लोगों का हमारे देश के में एक बहुत बड़ी तादाद है जो विदेश में नौकरी करना चाहती है। कोई बुराई भी नहीं है उसमें, विदेश में अच्छे अवसर उनको दिखते हैं तो दिखते हैं, हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। लेकिन जो लड़के, जो बच्चे, जो बच्चियां विदेशों में जाकर के जिस डॉलर में, जिस पाउंड में नौकरी करके तनख्वाह पाते थे, उसी डॉलर में, उसी पाउंड में तनख्वाह अब इसी भारत में, इसी उत्तर प्रदेश में उनको मिलना शुरू हो जाएगी। मित्रों, जिस तरह का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो बुंदेलखंड में जो औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, हमारे पूर्वांचल एक्सप्रेस के दोनों तरफ जो हम लोग इंडस्ट्रियल, औद्योगिक पट्टी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की सोच रहे हैं। बनारस, अभी पिछले 10 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मुझे भी उन्होंने आदेश दिया तो मैं भी हाजिर हुआ था उनके समक्ष। पूर्वांचल के विकास की उन्होंने चर्चा हम लोगों से, क्या और कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, और उसमें ये प्रमुख रूप से हमने उनका ध्यान आकर्षित किया कि माननीय जी, हमारे पूर्वांचल में रोजगारी के अवसर खड़े करना विशेष आवश्यकता है। इस बार उन्होंने
ध्यान भी दिया, हम लोगों को पूरी छूट दिया कि आपको जो करना है वो करिए, हमारा पूरा समर्थन है, अब आप लोग करिए, क्योंकि हमारे कंधे पे उन्होंने जिम्मेदारी दी है, हमको इस लायक बनाया है कि हम कर सके। तो हम क्यों प्रधानमंत्री जी से बार बार उनको तंग करें? उन्होंने एक बार आदेश दे दिया, अब ये हमारा आपका काम है कि हम बातों को धरातल पे उतारें। तो इस जिम्मेदारी के साथ मित्रों, माननीय योगी जी के जब वो यहाँ आए थे तब भी मैंने मंच से कहा था कि छोटी छोटी बातों की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप में से आप शायद याद होगा कुछ लोगों को, मैंने ये बात कही थी, आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, आप सिर्फ अपने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाइए। दूसरा, एक और ईमानदारी की मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं कि देखिए, हमारे पीछे रह जाने का एक और बहुत बड़ा कारण ये था कि हम लोगों ने गलत लोगों को अपना बहुमूल्य वोट इलेक्शन दर इलेक्शन हम लोग देते आए हैं। वो लोग वोट लेकर के और ऐसा उड़नछू होते थे कि आप उनको खोजते रहते थे और दिखाई नहीं देते थे। दूसरे लोग ऐसे होते थे कि आपका सड़क का पैसा, आपकी पानी की टंकी का पैसा, आपकी फैक्ट्री में लगने वाला पैसा, जैसा मैंने पहले कहा, दीमक की तरह उस पैसे को वो लोग चाट डालते थे, अपने पॉकेट में, अपने बैंक अकाउंट में उनके जाता था। उनके गुर्गे, उनके ठेकेदार, उनके बदमाश, उनके गुंडे सारे ठेके ले जाते थे और 10% पैसा भी सड़कों पे नहीं लगता था, वो जहां पे लगना चाहिए था नहीं लगता था। उसी पैसे से गड़बड़ियां करवा करके, उसी पैसे से 25-25 गाड़ियां लेकर के, 50-50 राइफलें लेकर के, सैकड़ों बदमाश अपने इर्द गिर्द रख करके आपको हमको भयभीत भी करते थे। ऐसा परंपरा हमारे पूर्वांचल में चली थी मित्रों। ऐसे लोगों का साथ मेहरबानी करके आप लोग मत दीजिए। ऐसे लोगों का साथ दोगे तो वही रहोगे जहां आप आज तक, और हम नहीं चाहते। लेकिन हमारे बच्चे अब खाली मऊ के या खाली मोहम्मदाबाद के बच्चे नहीं है, वो वैश्विक बच्चे हैं। वो इंटरनेट पे, टीवी पे सब कुछ देख रहे हैं कि भाई इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, सिडनी में और जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, वहां अगर वैसा हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। ये बातें बच्चे अब सवाल पूछने लगे हैं कि पापा ये वहां ये सब दिख सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं दिख सकता। वहां लोग इतना आविष्कार कर लेते हैं तो हम आविष्कार क्यों नहीं कर पाते, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते। इसका जवाब हमारे आपके पास नहीं है, सिवाय इस बात के कि हमने अपने जनप्रतिनिधि सही नहीं चुने। एक बार जब जनप्रतिनिधि सही आ जाता है, बाकी चीजें अपने आप पटरी पर नहीं चले। अब फिर से नगर निकाय का चुनाव आ रहा है तो सबको मालूम है। नगर निकाय के चुनाव में भी फिर वही लोग, फिर वही चोले बदल करके, इस पार्टी के होंगे तो उस पार्टी से, उस पार्टी का होंगे तो उस पार्टी के, इस पार्टी को टिकट देने में बदनामी महसूस होती है तो उस पार्टी से व्यवस्था करके, सारा खेल, सारा क्रिया चरित्र वो लोग जानते हैं। और वही व्यक्ति अलग अलग मुखौटे बदल करके हमारे आपके सामने पेश हो जाता है। उनको पहचानना बहुत आवश्यक है। उनको पहचानना इसलिए आवश्यक है कि अभी तक अगर वो लोग सही थे तो 25 साल 30 साल का उनका जो शासन था, या 50 साल 60 साल का जो अन्य कांग्रेस पार्टी का शासन था, इस शासन काल में इस 75 साल की हमारी आजादी हो गई, आजाद हुए हमें 75 साल हो गया। इस 75 साल में भी आज भी हमें लोगों को मकान बुला करके चाबी देने की नौबत क्यों आ रही? इस सवाल का जवाब पूछना चाहिए। लोग भैया क्या करते रहे आप, दर इलेक्शन हमने भी दिया, हमारे बाप ने भी दिया, हमारे पापा ने भी दिया, हमारे चाचा ने भी दिया, कि ये क्या तुम मकान नहीं बनवाया, शौचालय नहीं बनवाया, रोड नहीं बनवाया, बिजली नहीं लाए, किस बात का वोट भाई? ये सवाल हमें आपसे, उन लोगों से हमें आपको पूछना चाहिए। और उसका जवाब मात्र इतना है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करने वाली पार्टी है। हम सबका हित देखते हैं। यहाँ आने वाले लोगों से मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि किस जाति के हो बहन जी, मैंने किसी भाई से ये नहीं पूछा कि भैया किस बिरादरी से हो, किस धर्म से हो। मैंने खाली ये पूछा मकान मिल गया है कि नहीं मिला है, कान में पूछा हमने। और फिर दूसरा सवाल पूछा पैसा मिल गया है कि नहीं मिल गया है। तीसरा सवाल पूछा कि भैया क्या बिजनेस करते हो। पहले की सरकारें अगर आप उनके कुनबे से नहीं होती तो यहाँ आ ही नहीं पाती, आपको मकान मिलता ही नहीं, चाबी देने की नौबत ही नहीं आती। तो ये भेद अगर हम लोग नहीं करेंगे, पूर्वांचल के लोग नहीं करेंगे,
आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई? जब हमारा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जब हमको भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कटोरा लेकर के, तब हम ये सवाल पूछेंगे। इससे पहले कि हम और नीचे जाएं, इससे पहले कि हमारी और बर्बादी आवे, ये सवाल अपनी जहन में पहले उतारना होगा और सामने आने वाले चुनावी रणनीति में आने वाले से पूछना होगा, भैया तुमने अभी तक क्या किया? मऊ की ही बात करें तो कोई पहली बार निकाय चुनाव नहीं हो रहा है, पहले भी बहुत सारा हो चुका है। क्यों लाइटें नहीं लगी? क्यों चौराहों का सुंदरीकरण नहीं हुआ? क्यों झाड़ू नहीं लगते थे? क्यों गंदगी पड़ी रहती थी? आज जल निकासी के लिए मैंने जैसा बताया कि 60 काम इस साल के 13 करोड़ कितने का 14 करोड़ का 60 काम जल निकासी के 14 करोड़ रुपए के मैंने मंजूर किया है अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले। क्यों नौ तालाब जो है कहीं कहीं गंदगी तालाब नहीं बल्कि गंदगी के केंद्र बने हुए ऐसे तालाब भर जा रहे हैं, गंदगी से बजा रहे हैं, सुअर घूमती है, कुत्ते घूमते हैं, आपका उनकी तरफ देखने का मन नहीं करता। क्यों ऐसी स्थिति है भाई? सरकार पहले भी थी, नगर निकाय का चुनाव पहले भी हुआ था, लोग पहले भी अध्यक्ष और पार्षद बने थे, क्यों ऐसा है? क्यों ए.के. शर्मा ने आने के बाद एक झटके में 9 तालाबों का सुंदरीकरण का काम मंजूर कर दिया? कैसे? आज मैं मधुबन में था, मधुबन में कोई मऊ का आदमी मिला था, उसने कागज भी दिया है, डॉक्टर हरचरण जी को हमने दिया है। उसने मऊ क्या कहा कि भाई साहब मऊ में बहुत जल निकासी होती है। हमने मुस्कुरा के कहा कि हाँ मऊ, अभी मऊ चलो हमारे साथ, फिर मैं बताता हूँ। तो मैं उसको यही कहना चाहता था कि भाई जो काम पहले नहीं हुए हैं वो अब होने शुरू होंगे। आप नीर शीर विवेक मऊ की जनता को मैं अपना घर मान करके, आपको अपना भाई मान करके, आपको अपना माँ बाप मान करके मैं कहूंगा कि मऊ की ही नहीं बल्कि मऊ नगर में, मऊ जिले में सभी निकायों में चुनाव होने वाले हैं। ये मेरा संदेश यहीं तक न रहे, पूरे जिले में जाए। मैं चाहूंगा पूरे क्षेत्र में जाए, सही निर्णय करिए, सही चुनाव करिए, बाकी सब समस्या अपने आप निपटारा हो जाएगा। इसका अब मैं जीता जागता उदाहरण बता रहा हूं कि आपके बिना कहे आपको जानकारी भी नहीं थी और 9 तालाबों का सुंदरीकरण का कार्य मंजूर हो गया। आपको जानकारी भी नहीं थी जो है 14 करोड़ रुपए के 60 जगहों पे जल निकासी की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर दिया। आपको जानकारी भी नहीं थी कि इस हाल का सुंदरीकरण हो रहा है। मैंने ये सुंदरीकरण का सूचना जब पहले ही बार में आया और जिला पंचायत में बैठाया गया, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि क्या तरीका है, क्या कहाँ कोई खड़ा था, कोई बैठा था, कुछ लोग बाहर निकल गए, रमेश जी भी थे उन सारी मीटिंगों में बैठने की। हमने कहा कि बस यही है यहाँ। लोगों ने कहा हाँ भाई साहब यही है। तब उसी दिन मैंने कहा कि और क्या हो सकता है? तो अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई साहब हो तो ये सकता है कि एक बड़ा ऑडिटोरियम बनवा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल भी बन जाएगा, लेकिन उसके बीच में क्या हो सकता है ये बताओ। उसी समय हमारे ईओ ने, अधिशासी अधिकारी ने बताया कि साहब एक छोटा सा है, उसको अगर आप अनुमति दें, आप पैसा दें तो हम उसको थोड़ा ठीक ठाक कराने की कोशिश करते हैं, तो 1 साल 2 साल हमारा काम उसमें निकल जाएगा। तो उसके तहत ये आपका आज सुंदरीकरण जहां आप बैठे हैं, मैं भाई ईओ साहब, अधिशासी अधिकारी, मैं जनता के सामने इसे आज कहने के लिए औपचारिक रूप से लोकार्पण तो कर दे रहा हूं, लेकिन अभी इसमें बहुत काम बाकी है और ये आपके भी ध्यान में है। और मैं तो देखिए अच्छा हुआ कि अभी आधा ही हुआ है तो मैं आ गया। मैं ये भी चाहूंगा कि जो काम पहले से नियोजित नहीं था उसमें और भी बेहतर करके कुछ कर लिया जाए। तो क्योंकि अब वित्तीय वर्ष बदल गया है तो थोड़ा और पैसा लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए इसको एक अच्छा, छोटा ही सही लेकिन एक अच्छा फंक्शनल एक ऑडिटोरियम बना देना है जिससे हमारा काम चलने लगे। आप सब निश्चिंत रहे, आप सबकी सुरक्षा की, आप सबके विकास की गारंटी राज्य सरकार और देश की सरकार देती है, हम सब देते हैं। आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको सहारा दीजिए। हम आपके लिए विकास की राह खोल करके आपके चरणों में रख देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।